नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहेगी शरीर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बॉडी। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट क्लास में अपन यहाँ से 1 या 2% निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं और उसका कारण मैं आपको बताऊँ कि आज जो क्लास रहेगी वो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगी कि पूरे इसमें फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाएंगे कि क्रेसमर ने कितने प्रकार के शरीर का वर्गीकरण किया, सेल्डन ने कितने प्रकार का किया, हल ने कितने प्रकार का किया, या हिपोक्रेटस ने कितने प्रकार का वर्गीकरण किया। इससे रिलेटेड और ज़्यादातर इसके फैक्ट में ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी शरीर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले अपन इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉडी ये किसने बताया। तो दोस्तों, 420 पूर्व हिपोक्रेटस ने सबसे पहले शरीर के वर्गीकरण का प्रकार बताया। यानी सबसे पहले हिपोक्रेटस ने 420 पूर्व शरीर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है वो बताया। यानी किस प्रकार, यानी वजन के आधार पर करेंगे कि शरीर रचना के आधार पर करेंगे या किसके आधार पर करेंगे, वो किसने बताया। तो वो 420 पूर्व हिपोक्रेटस ने सबसे पहले बताया कि शरीर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब दोस्तों, हिपोक्रेटस ने शरीर के 2 प्रकार बताए। यहाँ पे शरीर के वर्गीकृत कितने प्रकार पर बताए, 2 प्रकार के, एक लंबा शरीर एक छोटा शरीर। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है, शरीर के प्रकार कितने बताए। तो दोस्तों, हिपोक्रेटस ने शरीर के 2 प्रकार बताए, एक लंबा एक छोटा, लेकिन वर्गीकृत नहीं किया। यहाँ पे कितने प्रकार में वर्गीकृत किया वो अलग होगा, लेकिन यहाँ पे हिपोक्रेटस ने शरीर के 2 प्रकार बताए, यानी एक लंबा शरीर एक छोटा शरीर। लंबा शरीर जिसे अपन बोलेंगे फिजिक हैबिटस, और जो छोटा शरीर होता है उसे बोलते हैं अपन एपोब्लेटिक हैबिटस। तो ये अपन इसके बारे में फैक्ट लगेंगे। फिर इसके बाद में जो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था शरीर का, वो सेल्डन के द्वारा 1940 में किया गया था। और सेल्डन ने जो शरीर का वर्गीकरण किया वो शरीर रचना के आधार पर किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे अपन सोमेटोटाइपिंग कहते हैं और सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या देखा था, तो इसमें हड्डियों की संरचना, मांसपेशियों का जो घेराव है और जो वसा का फैलाव है वो इसमें देखा गया था। और इसके आधार पर जो सेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण किया था वो 3 प्रकार का वर्गीकरण किया था, जिसमें एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक इसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो एंडोमॉर्फिक था, एंडोमॉर्फिक को ही अपने दूसरा नाम दिया था, जिसे अपन ने विसरोटोनिया। जो मेसोमॉर्फिक है उसे अपन ने सोमेटोटोनिया, और जो लास्ट में एक्टोमॉर्फिक है उसे अपन ने सेरेब्रोटोनिया भी बताया था। तो इस प्रकार अपन ने, और लास्ट में इसमें देखेंगे कि जो सेल्डन है, सेल्डन की जो किताब है उसका नाम, पुस्तक का नाम रहेगा वो वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट के नाम से रहेगा। तो ये सभी फैक्ट अपन इसके अंदर देखेंगे। तो आज अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों शरीर के वर्गीकरण यानी टाइप्स ऑफ बॉडी। तो उसमें सबसे पहले मैं बताऊँ कि लगभग 420 पूर्व हिपोक्रेटस ने सबसे पहले शरीर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है वो बताया था। तो पहला फैक्ट आएगा दोस्तों इसमें, लगभग 420 पूर्व हिपोक्रेटस ने शरीर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। ये बताया था। तो सबसे पहले किसने बताया कि शरीर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये सबसे पहले हिपोक्रेटस ने बताया। ये आपको ध्यान रखना है। तो लगभग 420 पूर्व हिपोक्रेटस ने शरीर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है ये बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो हिपोक्रेटस था। अब हिपोक्रेटस ने शरीर को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। वर्गीकृत के 2 प्रकार बताए, एक एपोप्लेटिक और दूसरा फिजिक हैबिटिस। यानी फिजिक हैबिटिस का मतलब होता है लंबा शरीर, और एपोप्लेटिक होता है वो छोटा शरीर होता है। इस प्रकार उसने शरीर के कितने प्रकार बताए, 2, यानी लंबा और छोटा। लेकिन वर्गीकृत किया रहेगा वो आगे अलग तरीके से रहेगा, लेकिन वर्गीकृत किस प्रकार किया जा सकता है तो इसने 2 प्रकार के आधार पर बताया था। तो अगला पॉइंट कौन सा रहेगा अपना, अगला पॉइंट रहेगा अपना इससे रिलेटेड, हिपोक्रेटस ने शरीर के 2 प्रकार बताए। शरीर के कितने प्रकार बताए, शरीर के 2 प्रकार बताए। ये आपको ध्यान रखना है।
तो हिप्पोक्रेटस ने शरीर के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। ये आपको भी ध्यान रखना है शरीर के। अब इसने शरीर के 2 प्रकार कौन कौन से बताए? तो उसमें जो पहला प्रकार बताया इसने, उसका नाम रहेगा फिजिक हैबिटस। पहला प्रकार बताया उसने फिजिक हैबिटस, फिजिक हैबिटस, हैबिटस जिसे अपन फिजिक हैबिटस, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जिसे अपन बोलेंगे लंबा शरीर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन लंबा शरीर, लंबा शरीर। दूसरा इसने जो प्रकार बताया वो बताया किसने? फिजिक हैबिटस के बाद में इसने बताया एपोप्लेटिक हैबिटस, एपोप्लेटिक हैबिटस, हैबिटस। इसका मतलब होता है, इसने बताया छोटा शरीर, छोटा शरीर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सीधी सीधी बात निकल के क्या आ गई कि 400 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेटस ने क्या बताया? शरीर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ये बताने वाला सबसे पहला कौन था? हिप्पोक्रेटस। अब हिप्पोक्रेटस ने शरीर के 2 प्रकार बताए। यहाँ पे शरीर को कितने प्रकारों में बांटा गया है वो नहीं बताया है। यहाँ पे शरीर के 2 ही प्रकार बताए, यानी एक छोटा एक लंबा होता है, ये बता दिया इसने। तो पहला जो प्रकार बताया इसने वो बताया था फिजिक हैबिटस, जिसे अपन लंबा शरीर कहते हैं, और दूसरा इसने जो प्रकार बताया वो एपोप्लेटिक हैबिटस, जिसे अपन छोटा शरीर कहते हैं। ये प्रकार बताया इसने। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद भी जो सबसे पहले जो वर्गीकृत करने वाला वैज्ञानिक था वो था सेल्डन। तो सेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण 1940 में किया था। लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, वो सेल्डन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हिप्पोक्रेटस के बाद में जो शरीर का वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक रहेगा वो रहेगा सेल्डन। तो सेल्डन के बारे में अपन सबसे पहले इसके वैज्ञानिक के वर्गीकरण में देखते हैं सेल्डन। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या लिखेंगे कि 1940 में सेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किया। तो अगला पॉइंट क्या आएगा? 1940 में सेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया, जिसे शरीर वर्गीकरण किया, जिसे सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। यह भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो 1940 में सेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर, किसके आधार पर किया? तो वो शरीर की रचना के आधार पर किया है, यह आपको ध्यान रखना है। शरीर रचना के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया, और जिसे क्या कहते हैं? तो उसे सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो कौन से वैज्ञानिक के शरीर वर्गीकरण को सोमेटोटाइपिंग कहते हैं? तो वो सेल्डन के वर्गीकरण को सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसने जो शरीर का वर्गीकरण किया था, वो शरीर का वर्गीकरण कैसे कैसे किया? तो हड्डियों की संरचना, मांसपेशियों का घेराव और वसा का फैलाव, इस आधार पर तीनों चीज़ों को देखा इसने। तो इसने क्या क्या देखा इसमें? तो इसने सोमेटोटाइपिंग दिया वह शरीर का वर्गीकरण। तो इसमें क्या देगा? तो उसने हड्डियों की संरचना देगी। तो हड्डियों की संरचना। दूसरा क्या देखा इसने? दूसरा देखा इसने मांसपेशियों का घेराव, मांसपेशियों का घेराव। और जो तीसरी चीज़ देखी इसने, वो तीसरी चीज़ देखी थी इसने, वो क्या देखी थी? तो उसने देखी थी वसा का फैलाव। तो तीसरा चीज़ रहेगा इसका वसा का फैलाव। इस प्रकार दोस्तों इसने 3 चीज शरीर में देखी, और शरीर रचना के आधार पर कि रचना में, शरीर की रचना में 3 चीजें देख ली इसने, हड्डियों की संरचना, मांसपेशियों का घेराव और वसा का फैलाव। इसके आधार पर इसने क्या किया? शरीर का वर्गीकरण किया। और जो शरीर का वर्गीकरण किया, इसमें शरीर के वर्गीकरण को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। तो इसमें अगला पॉइंट कौन सा आएगा? सेल्डन
के शरीर वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना, 3 भागों में बांटा जाता है। तो शेल्डन ने शरीर वर्गीकरण कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। अब जो 3 प्रकार बताए उनमें से पहला प्रकार क्या बताया? तो इसने पहला प्रकार बताया था एंडोमॉर्फिक, दूसरा मेसोमॉर्फिक, तीसरा एक्टोमॉर्फिक। तो 3 प्रकारों में पहला प्रकार क्या बताया इसने? पहला प्रकार बता दिया इसने एंडोमॉर्फिक। दूसरा प्रकार क्या बताया इसने? तो दूसरा प्रकार बताया इन्हें मीजो या मेसोमॉर्फिक। ये भी अपने को ध्यान रखना। और जो तीसरा प्रकार बताया इसने वो बताया था एक्टोमॉर्फिक। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो शेल्डन के शरीर वर्गीकरण के जो 3 प्रकार बताए गए हैं उसमें से एंडोमॉर्फिक, मीजो या मेसोमॉर्फिक और तीसरा एक्टोमॉर्फिक। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो एंडोमॉर्फिक है उसको ही इसने दूसरा नाम क्या दे दिया? तो एंडोमॉर्फिक को ही इसने नाम दिया था विस्रोटोनिया। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो विस्रोटोनिया। इसके अलावा जो दूसरा इसने प्रकार बताया जब मीजो या मेसोमॉर्फिक, तो इसने बताया क्या बता दिया? तो इसे इसने क्या बताया? तो इसे इसने बताया सोमेटोटोनिया। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और जो तीसरा प्रकार बताया इसने एक्टोमॉर्फिक, तो एक्टोमॉर्फिक को इसने क्या नाम दिया? तो वो दिया इसने सेरेब्रोटोनिया। तो अगला नाम क्या दिया इसने? सेरेब्रोटोनिया। यह भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट में इसी स्लाइड में आपको सब कुछ बता देता हूँ, फिर इसके बाद में अपन एक एक का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसने जो कोड वर्ड के रूप में ये भी पूछा जाता है, पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो एंडोमॉर्फिक जिसे अपन विस्रोटोनिया बोलते हैं, और दूसरा जो मीजो या मेसोमॉर्फिक है जिसे अपन सोमेटोटोनिया बोलते हैं, और तीसरा एक्टोमॉर्फिक जिसे अपन सेरेब्रोटोनिया बोलते हैं। तो उनमें से इनके तीनों को ही इन्होंने एक एक कोड भी दिया है। जैसे एंडोमॉर्फिक का इसने क्या कोड दिया? तो एंडोमॉर्फिक का इसने कोड दिया 711। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मीजोमॉर्फिक है, जो सोमेटोटोनिया है, उसको इसने क्या कोड दिया? तो इसने दिया इसको 171। ये अपने को ध्यान रखना, 171। और जो तीसरा एक्टोमॉर्फिक या सेरेब्रोटोनिया है, इसको इसने क्या कोड दिया? तो इसने कोड दिया 117। क्या दिया? तो इसने कोड दिया 117। तो ये भी अपने को तीनों को फैक्ट के रूप में ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एक एक, यानी पहला पढ़ेंगे शेल्डन का पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन एंडोमॉर्फिक यानी विस्रोटोनिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शेल्डन का शरीर वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसे अपन ने सोमेटोटाइपिंग नाम दिया था। तो शरीर वर्गीकरण को अपन ने देखा था कि शेल्डन ने शरीर वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। उसमें से जो पहला भाग आता है उसे बोलेंगे अपन एंडोमॉर्फिक। जिसे अपन दूसरा नाम क्या दे रहे थे? विस्रोटोनिया। ये भी अपने को ध्यान रहा है, विस्रोटोनिया। और इसका कोड वर्ड अपन ने क्या दिया था? तो कोड वर्ड अपन ने दिया था इसका 711। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन एंडोमॉर्फिक के बारे में। सबसे पहले तो एंडोमॉर्फिक की सर क्या होता है? तो दोस्तों एंडोमॉर्फिक में होता है कि जो शरीर मोटा होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थुलथुला होता है, मतलब शरीर मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा, थुलथुला और वसा का अत्यधिक जमाव होता है। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, आनंद प्रिय होता है, हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, मिलनसार व्यक्ति होता है। ये जितने भी लक्षण हैं ये सभी एंडोमॉर्फिक यानी विस्रोटोनिया व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो शेल्डन ने जो पहला व्यक्ति बताया था उसका एक प्रकार बताया था एंडोमॉर्फिक में। उसमें क्या होगा कि व्यक्ति क्या होता है? मोटा होता है, बहुत ज़्यादा थुलथुला होता है। इसके अलावा इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी वसा का बहुत ज़्यादा फैलाव जमाव होता है।
सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, आनंद प्रिय होता है, हंसमुख व्यक्ति होता है और सभी से मिलनसार व्यक्ति होता है। ये सभी लक्षण किसके हैं? तो वो एंडोमॉर्फिक यानी विषुवत होने व्यक्ति के रहेंगे। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे फैक्टों के रूप में? सबसे पहले तो पहला एंडोमॉर्फिक व्यक्ति में पहला क्या निकल के आएगा? तो वो पहला निकल के आएगा मोटा थुलथुला शरीर तथा वसा का अत्यधिक, वसा का क्या होता है इसमें? अत्यधिक जमाव होता है। आगे अगला कौन सा निकल के आएगा इसमें कि ये मोटा होता है, थुलथुला शरीर तथा वसा का अत्यधिक जमाव होता है। अगला क्या आएगा? सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाला, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाला तथा आनंद प्रिय और हंसमुख तथा मिलनसार व्यक्ति होता है। तो दोस्तों जो अपन ने क्या देखा है? एंडोमॉर्फिक देखा है यानी विषुवत या फिर 7-1-1 की श्रेणी का जो व्यक्ति देखा है, शेल्डन का पहला वर्गीकरण में रहेगा। तो उसमें क्या श्रेणी में क्या निकल के आएगा? तो ये मोटा होता है, थुलथुला होता है, थुलथुला शरीर तथा वसा का इसमें अत्यधिक जमाव होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना, वसा का अत्यधिक जमाव होता है। और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाला व्यक्ति रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि अकेलापन महसूस कराएगा, ये सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाला व्यक्ति। इसके अलावा आनंद प्रिय, एनी टाइम आनंद से भरपूर रहता है, हंसमुख रहता है और मिलनसार का मतलब जो भी व्यक्ति आता है सभी से घुल मिल के बातें करता है, मजाक करता है, ऐसा नहीं कि पड़ा रहता है अकेला ही। तो ये जितने भी लक्षण होते हैं वो किसके रहेंगे? तो वो रहेंगे एंडोमॉर्फिक, जिसे अपन विषुवत कहते हैं। तो दोस्तों इसमें अपना इंपॉर्टेंट रहेगा एक तो इसका नाम और दूसरा उपनाम और इसका कोडवर्ड और इसकी जो विशेषताएं होती है वो अपने को याद रखनी है। तो ये मोटा होता है, थुलथुला शरीर, वसा का अत्यधिक मात्रा में जमाव, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाला, आनंद प्रिय, हंसमुख स्वभाव और मिलनसार श्रेणी का व्यक्ति होता है। वो शेल्डन का प्रथम श्रेणी का वर्गीकरण रहेगा, उसे अपन बोलेंगे जो एंडोमॉर्फिक यानी विषुवत। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन शेल्डन का दूसरा वर्गीकरण जिसे अपन मीजोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिया भी कहते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब अपना शेल्डन का दूसरा वर्गीकरण यानी दूसरा व्यक्तित्व का प्रकार आएगा। पहला अपन ने एंडोमॉर्फिक पढ़ लिया यानी विषुवत पढ़ लिया। अब आएगा अपना दूसरा प्रकार जिसे अपन बोलते हैं मीजोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिक या फिर उसे अपन दूसरा नाम सोमेटोटाइपिंग भी कहते हैं, सोमेटोटोनिया भी कहेंगे, वो देखते हैं अपन। तो अब दूसरा वर्गीकरण कौन सा आएगा इसका? तो दूसरा रहेगा मीजो या मेसोमॉर्फिक, जिसे अपन क्या करें, जिसे अपन क्या नाम देते हैं? सोमेटोटोनिया, जिसे अपन सोमेटोटोनिया, ये भी अपने को नाम याद रखना है। तो सोमेटोटोनिया, और इसका अपन ने कोडवर्ड क्या दिया था? तो वो दिया था 171, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपना कौन सा आएगा दूसरा प्रकार शरीर वर्गीकरण शेल्डन का? वो आएगा मीजोमॉर्फिक, जिसे अपन मेसोमॉर्फिक या सोमेटोटोनिया भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है ये आपको बता दूं मैं। जो पहले वाला वर्गीकरण था एंडोमॉर्फिक, उसमें तो क्या कर रहे थे? उसमें तो अपन कर रहे थे कि वो गोल था, मोटा था शरीर में। इसमें क्या होगा? इसमें मजबूत व शक्तिशाली शरीर होगा। इसके अलावा मांसपेशियों का संतुलित विकास और गतिविधियों में भाग लेने वाला साहसी और निडर व्यक्ति रहेगा। ये क्या होगा? दोबारा देखिए, यानी मजबूत व शारीरिक विकास होगा, मांसपेशियों का संतुलित विकास और साहसी और गतिविधियों में भाग लेने वाला और निडर श्रेणी का व्यक्ति होगा। वो रहेगा अपना कौन सा? वो रहेगा अपना
जो सोमेटोटाइपिक यानी मेसोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक कहते हैं। और शेल्डन ने जो सबसे बढ़िया वर्गीकरण किया है, वो शेल्डन ने सबसे अच्छा वर्गीकरण बताया है, वो यही बताया है जिसे अपन सोमेटोटाइपिंग, सोमेटोटोनिया या एक साथ एक के आधार पर अपन इसे मेसोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिक व्यक्ति कहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ये सबसे मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा। शरीर का वर्गीकरण है, इसके अंदर जो गतिविधियां है वो उसमें भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, साहसी होता है, निडर होता है, किसी से डरता नहीं, मजबूत होता है, ये सभी कंधे चौड़े होते हैं, छाती खिंची हुई होती है, ये सभी जो लक्षण होते हैं वो किसके रहेंगे, वो रहेंगे जो दूसरा वर्गीकरण है अपना उस मेसोमॉर्फिक के। अब तो इसमें जो पहला देखिए फैक्ट के रूप में, अपन पहला इसमें फैक्ट के रूप में देखेंगे, वो क्या देखेंगे, तो मजबूत व शक्तिशाली शरीर, मजबूत व शक्तिशाली शरीर होता है, अगला फैक्ट कौन सा आएगा, मजबूत व शक्तिशाली, तो क्या होता है इसमें, शरीर होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे मांसपेशियों का संतुलित विकास होता है, इसमें मांसपेशियों का संतुलित विकास होता है, यह भी अपने को ध्यान रखना है, संतुलित विकास होता है। अगला तीसरा फैक्ट कौन सा आएगा इसी में, में, तो गतिविधियों में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे तो अगला कौन सा मेसोमॉर्फिक, इसमें अगला कौन सा आएगा, तो ये साहसी होता है, निडर होता है, यानी किसी से डरता नहीं हो, तो यह साहसी और निडर श्रेणी का होता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे इसके कंधे चौड़े मजबूत और छाती खिंची हुई होती है, इसके कंधे चौड़े मजबूत और वक्ष यानी छाती या सीना खिंचा हुआ होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, खिंचा हुआ होता है। तो ये अपन ने किस में देखे, तो ये भी अपन ने सभी मेसोमॉर्फिक यानी मेसोमॉर्फिक सोमेटोटोनिया व्यक्ति के अंदर देख लिए, ये जो किसका, शेल्डन का दूसरा प्रकार का वर्गीकरण रहेगा, और शेल्डन ने इससे सबसे अच्छा वर्गीकरण भी बताया है। तो इसमें अपन ने क्या क्या देखे, मजबूत और शक्तिशाली क्या होता है, इसका शरीर होता है, मांसपेशियों का संतुलित विकास होता है, इसमें गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, ऐसा डरता नहीं, जो भी आता है उसमें सभी में भाग लेने वाला होता है व्यक्ति। इसके अलावा ये साहसी और निडर, बिल्कुल किसी से डरता नहीं और बिल्कुल मजबूत साहसी बलवान व्यक्ति होता है, कौन सा, मेसोमॉर्फिक वाला व्यक्ति, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके कंधे चौड़े मजबूत और छाती खिंचा हुआ होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने शेल्डन का दूसरा वर्गीकरण पढ़ लिया, पहला एंडोमॉर्फिक, दूसरा मेसोमॉर्फिक, जिसे अपन ने सोमेटोटोनिया नाम दिया था, और इसका कोडवर्ड अपन एक साथ एक के आधार पर बताया था। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन शेल्डन का जो तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे एक्टोमॉर्फिक, जिसे अपन ने सेरेब्रोटोनिया भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, अब आता है अपना शेल्डन का तीसरा वर्गीकरण, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। तो अब अपना तीसरा वर्गीकरण आएगा, वो रहेगा अपना तीसरा वर्गीकरण, उसे अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्टोमॉर्फिक। ये अपने को ध्यान रखना है, जिसे अपन दूसरा नाम क्या दिया था एक्टोमॉर्फिक को, सेरेब्रोटोनिया या सेरेब्रोटोनिक, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसका कोडवर्ड क्या दिया था, तो 1, 1 और 7, ये अपन ने इसका कोडवर्ड दिया था।
तो एक्टोमॉर्फिक, अभी आपको मैं बता दूं एक्टोमॉर्फिक का तीसरा वर्गीकरण, शेल्डन का तीसरा प्रकार का वर्गीकरण रहेगा एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक क्या होता है दोस्तों, दुबला पतला लंबा शरीर और गतिविधियों में बिल्कुल सुस्त होता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, एकांत प्रिय होता है और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, सामाजिक कार्यों में मिलनसार नहीं होता है। ऐसा सभी व्यक्ति का जो लक्षण होते हैं वो किसके रहेंगे, वो एक्टोमॉर्फिक के रहेंगे। दोबारा से देखिए, यानी दुबला पतला शरीर, इसके अलावा दुबला पतला शरीर गतिविधियों में सुस्त होता है, गतिविधियों में किसी में भी भाग नहीं लेता है और निडर और क्या नाम है, इसके अलावा वो एकांत प्रिय होता है और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है और शांत वातावरण में रहना चाहता है, चिड़चिड़ा से रहने का होता है। ये सभी किसके लक्षण हैं, तो ये सभी एक्टोमॉर्फिक, जिसे अपन ने सेरेब्रोटोनिक भी कहा है। तो दोस्तों तीसरे श्रेणी का जो बताया उसमें अपन क्या क्या देखेंगे इसमें, तो ये शरीर कैसा होता है क्या, तो दुबला पतला शरीर, दुबला पतला शरीर, दुबला पतला शरीर होता है। आगे गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, यानी गतिविधियों में सुस्त रहता है, गतिविधियों में सुस्त रहता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे आगे क्या आएगा, तो ये चिड़चिड़ा होता है और एकांत प्रिय होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये है चिड़चिड़ा होता है और एकांत प्रिय होता है। इसके अलावा क्या आएगा, एकांत प्रिय होता है और ये निराशावादी श्रेणी का होता है, यानी आशावादी नहीं होता, किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता, निराशावादी श्रेणी का होता है। ये है निराशावादी श्रेणी का होता है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें अपन ने क्या क्या देख लिए, एक्टोमॉर्फिक यानी सेरेब्रोटोनिक में क्या देखा, यह दुबला पतला शरीर होता है, गतिविधियों में सुस्त होता है, भाग नहीं लेता है, यह चिड़चिड़ा होता है और एकांत प्रिय होता है, अकेले में रहना पसंद करता है, ये निराशावादी श्रेणी का होता है और सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अगला ये है सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेता है, ये भी अपने को ध्यान रखना, नहीं लेता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने क्या देख लिए, ये एक्टोमॉर्फिक यानी सेरेब्रोटोनिक के भी अपन ने सब जो शेल्डन का तीसरा वर्गीकरण था उसके अपन ने सारे उदाहरण देख लिए इस प्रकार का व्यक्ति। अब दोस्तों इसमें मैं बता दूं, जो शेल्डन है उसकी एक किताब का नाम है जिसे कहते हैं वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो शेल्डन की पुस्तक का क्या नाम रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुस्तक, शेल्डन की पुस्तक, इम्पोर्टेंट लगा के नोट लगा के लिखने हैं ना आप इसको, शेल्डन की पुस्तक, शेल्डन की पुस्तक, इसका क्या नाम है, तो शेल्डन की पुस्तक का नाम है वो रहेगा वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट, ये आपको ध्यान रखना है, वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट, ये किताब किसकी है, तो ये किताब रहेगी शेल्डन की, ये भी आपको ध्यान रखना है, वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने क्या देख लिया, इस प्रकार अपन ने शेल्डन के तीनों वर्गीकरण देख लिए। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो तीनों के तीनों वर्गीकरण जो ऐसे के ऐसे याद रखने हैं आपको, इसी के आधार पर अन्य वैज्ञानिकों के वर्गीकरण की परिभाषा अपने को पढ़नी नहीं पड़ेगी, सेम टू सेम यही किस में आ जाएंगे, यही उदाहरण अन्य वैज्ञानिकों के में भी आ जाएंगे, लेकिन अपने को उनके नाम याद रखना है। तो पहला अपना कौन सा था, पहला अपना रहेगा एंडोमॉर्फिक, उसमें मोटा तुलतुला व्यक्ति होता है, वसा का ज़्यादा मात्रा, सामाजिक प्रिय आनंद प्रिय व्यक्ति होता है। दूसरा अपना जो मीजोमॉर्फिक यानी मेसोमॉर्फिक था, जिसे अपन सोमेटोटोनिया कहते थे, उसमें वो मजबूत शरीर होता है, संतुलित शारीरिक गतिविधियाँ होती है और शरीर का मजबूत विकास होता है,
और निडर साहसी श्रेणी का होता है। तीसरा अपन ने देखा एक्टोमॉर्फिक के अंदर, जिसे अपने सेरेब्रोटोनी बोल दिया, तो उसमें वो दुबला पतला रहेगा और साहसी कार्यों गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, सुस्त रहेगा और क्या होगा, सामाजिक कार्यों से दूर रहेगा, एकांत प्रिय रहेगा, चिड़चिड़े व्यक्ति रहेगा। तो ये सभी जो परिभाषा है, ये उदाहरण है, ऐसे कैसे याद रखना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्रेसमर का वर्गीकरण। तो क्रेसमर के सिर्फ नाम ही देखेंगे, उसमें भी वो ही आता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों, अब अपना वर्गीकरण आता है सेल्डन के बाद में। अब दूसरा शरीर वर्गीकरण आएगा, वो आएगा क्रेसमर के आधार पर, क्रेसमर का शरीर वर्गीकरण। अब दोस्तों क्रेसमर का शरीर वर्गीकरण, इसने भी शरीर रचना के आधार पर ही शरीर का वर्गीकरण किया है। तो दूसरा शरीर वर्गीकरण किसके आधार पर आएगा, तो वो आएगा क्रेसमर का शरीर वर्गीकरण। अब देखिए दोस्तों, इसने किसके आधार पर डिवाइड किया था, इसने भी शरीर रचना के आधार पर ही शरीर का वर्गीकरण किया। इसने शरीर रचना के आधार पर शरीर को बांटा। इसने किसके आधार पर, तो इसने भी शरीर की रचना के आधार पर, यानी शरीर को जिस प्रकार शेल्डन ने बांटा था ना, हड्डियों के आधार पर, मांसपेशियों के आधार पर, वसा के आधार पर, वैसे ही किसने डिवाइड किया, तो वैसे ही क्रेसमर ने भी वर्गीकरण किया। अब क्रेसमर ने शरीर को कितने भाग बताए, तो क्रेसमर ने शरीर के वैसे तो 3 भाग बताए, लास्ट में इसने एक चौथा भाग और अविकसित व्यक्ति और बता दिया था, जिसे अपन डाइप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो क्रेसमर का पहला शरीर वर्गीकरण, जिसे अपन पिकनिक या पाइकनिक कहेंगे, दूसरा एथलेटिक, तीसरा एस्थेनिक और चौथा डाइप्लास्टिक के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों जो इसका जो अपन ने डेफिनेशन है, वो एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अपने को जो सेल्डन के तीनों भाग सेम जो क्रम से देखे थे, पहला जो मोटा था, दूसरा जो मजबूत था और तीसरा जो कमजोर पतला था, वही तीनों इसमें याद रखने हैं। अपने को एक्स्ट्रा याद नहीं रखने हैं, लेकिन अपने को तीनों के इनके जरूर नाम याद रखने हैं कि क्रेसमर ने कौन कौन से वर्गीकरण किए थे, वो जरूर याद रखने हैं। तो क्रेसमर का शरीर वर्गीकरण में पहला कौन सा आएगा, तो क्रेसमर का पहला शरीर वर्गीकरण आएगा, उसे बोलेंगे अपन पिकनिक या पाइकनिक। एक ही बात है, तो पिकनिक या पाइकनिक। अब इसमें क्या था, तो इसमें भी वही परिभाषा रहेगी, अपने को बस सिर्फ सुनना है, जो पहला सेल्डन का देख लिया वही काफ़ी है। तो पहला वर्गीकरण कौन सा आएगा, पिकनिक या पाइकनिक। तो इसमें शरीर कैसा रहेगा, इसमें शरीर मोटा, तुलतला और क्या रहेगा, इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाला, आनंद प्रिय, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति, सामाजिक कार्यों से मिलनसार व्यक्ति, सभी से मिलनसार व्यक्ति, ये जितने भी लक्षण होते हैं ये किसके रहेंगे, तो वो पिकनिक या पाइकनिक जो क्रेसमर का पहला शरीर वर्गीकरण है उसके आधार पर ध्यान रखना है। तो अपने को इसमें लिखना नहीं है, वही याद रखना है। तो पिकनिक के लक्षण क्या रहेंगे, तो इसमें शरीर मोटा, थुलथुला और वसा का अत्यधिक जमाव होता है, सामाजिक कार्यक्रमों में वो भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, आनंद प्रिय होता है, हंसमुख होता है और मिलनसार श्रेणी का व्यक्ति होता है। वो क्रेसमर के कौन से वर्गीकरण में आएगा, तो वो क्रेसमर के पहले वर्गीकरण, जिसे अपन पिकनिक या पाइकनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपके, बस ऐसे के याद रखना है। दूसरा अपना जो आता है वो दूसरा रहेगा क्रेसमर का, पिकनिक के बाद में एथलेटिक। अब देखिए दोस्तों, एथलेटिक किस श्रेणी में आता है, तो एथलेटिक की श्रेणी वो ही रहेगी जो सेल्डन की दूसरी श्रेणी, जिसे अपन क्या नाम दिया था, मेसोमॉर्फिक या मीजोमॉर्फिक नाम दिया था, वो रहेगी। तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा, एथलेटिक में। यानी इसमें क्या होता है, इसमें शरीर मजबूत, शक्तिशाली और मांसपेशियों का संतुलित विकास होता है, कंधे चौड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, छाती खिंची हुई होती है, कार्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला होता है, साहसी होता है, निडर व्यक्ति होता है। वो जितने भी लक्षण होते हैं जो मेसोमॉर्फिक के थे सेल्डन के, वो सेम टू सेम लक्षण किसके रहेंगे, वो रहेंगे क्रेसमर के वर्गीकरण एथलेटिक के लक्षण रहेंगे। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो अपने को फैक्ट ही याद रखने हैं, वापस से इनको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो अपने को ये ही याद रखना है। तो पहला वर्गीकरण क्रेसमर का जो अपन ने देख लिया था, वो सेल्डन के पहले वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, और जो
क्रेसमर का दूसरा वर्गीकरण वो शेल्डन के दूसरे वर्गीकरण के ही अकॉर्डिंग रहेगा। तो शेल्डन का दूसरा वर्गीकरण एथलेटिक, जिसको अपन ने बता दिया, मजबूत, शक्तिशाली, चौड़े कंधे व छाती खींची हुई और मिलनसार, साहसी, निडर और सक्रिय कार्य सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, वो किसका रहेगा, वो एथलेटिक श्रेणी का रहेगा। इसके प्रकार में इसके बाद में जो क्रेसमर का तीसरा वर्गीकरण आता है वो रहेगा एस्थेनिक व्यक्ति। एस्थेनिक तीसरा वर्गीकरण कौन सा आएगा, वो रहेगा एस्थेनिक। एस्थेनिक ये भी अपने को ध्यान रखना है, एस्थेनिक। अब दोस्तों एस्थेनिक श्रेणी में कौन सा आएगा, तो एस्थेनिक श्रेणी में वो व्यक्ति आएगा जो शेल्डन के तीसरे प्रकार के वर्गीकरण जो अपन ने देखा था एक्टोमॉर्फिक, इसमें वही आएगा दुबला पतला शरीर। दुबला पतला शरीर होता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, सुस्त व्यक्ति होता है, चिड़चिड़ा होता है, एकांत प्रिय होता है और मिलनसार श्रेणी का नहीं होता है, वो व्यक्ति रहेगा, वो एस्थेनिक श्रेणी के अंदर आएगा। ये भी आपने को ध्यान रखना है। मतलब जो क्रेसमर का तीसरा शरीर वर्गीकरण है जिसे अपन ने एस्थेनिक नाम दिया है, वो एस्थेनिक शेल्डन के तीसरे प्रकार के वर्गीकरण जो अपन ने क्या नाम दिया था, वो नाम दिया था वहाँ पर एक्टोमॉर्फिक, उसी के आधार पर यह नाम रहेगा। यही लक्षण, यानी इसमें जो शरीर दुबला पतला रहेगा, गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, चिड़चिड़ा होगा, एकांत प्रिय होगा और निराशावादी श्रेणी का व्यक्ति होगा, ये सभी जो होते हैं वो रहेंगे अपने किसके भाग, वो रहेंगे अपने एस्थेनिक यानी क्रेसमर के तीसरे शरीर वर्गीकरण के ही उदाहरण रहेंगे। अब जो क्रेसमर का चौथा और लास्ट वर्गीकरण बताया गया है वो रहेगा डाईप्लास्टिक। ये अपने को ध्यान रखना है, डाईप्लास्टिक। डाईप्लास्टिक तो इसका डाईप्लास्टिक में क्या रहेगा, तो ये अविकसित व्यक्ति होता है। ये भी यहाँ पे लिखना अविकसित व्यक्ति, ये अपने को ध्यान रखना है। तो जो तीनों श्रेणी में भी जो व्यक्ति नहीं आता है, न तो वो मोटा है पतला है, न तो मोटा है न वो मजबूत है और न पतला है, ये तीनों श्रेणी में ही जो व्यक्ति नहीं आएगा वो किस श्रेणी में आएगा, वो आएगा डाईप्लास्टिक, जिसे अपन अविकसित व्यक्ति कह रहे हैं। मतलब पूर्ण तरह से वो विकसित व्यक्ति है ही नहीं उस टाइम में, उसमें बहुत से कमियां है, तो वो अविकसित श्रेणी में ही आएगा। अब दोस्तों ये अपन ने चार प्रकार, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाईप्लास्टिक, ये चारों प्रकार अपने क्रेसमर के देख लिए। अब जो क्रेसमर की एक पुस्तक का नाम है वो भी अपने को ध्यान रखना है, और उस पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है फिजिक एंड क्रेटर। जिस प्रकार अपन शेल्डन की पुस्तक का नाम देखा था कि वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट, इसी आधार पर अपन क्रेसमर की पुस्तक का नाम भी याद रखना पड़ेगा, जिसे अपन फिजिक एंड क्रेटर नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नोट लगा के लिखना है इसको, यहाँ पे नोट लगा के आपको लिखना है क्रेसमर की पुस्तक, क्रेसमर की पुस्तक। अब क्रेसमर की पुस्तक कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फिजिक एंड क्रेटर। फिजिक एंड क्रेटर। तो ये पुस्तक किसकी रहेगी, तो फिजिक एंड क्रेटर जो पुस्तक है ये रहेगी क्रेसमर की, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपना दूसरा वर्गीकरण, शरीर का दूसरा वर्गीकरण, क्रेसमर का वर्गीकरण भी कंप्लीट होता है। अब जो अपना तीसरा शरीर वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन नकेरती के अनुसार। नकेरती और नकेरती ने मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया था। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, तो शरीर की ऊंचाई और वजन, इन दोनों को ध्यान में रखकर जो वर्गीकरण किया उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। और मॉर्फोलॉजिकल का वर्गीकरण किसने दिया, तो वो नकेरती ने दिया। इसने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए, वही सेम इसमें लक्षण आएंगे। जो शेल्डन के जो तीनों लक्षण है वही नकेरती के में भी आएगी। तो इसने जो पहला मैक्रो स्प्लेंचिक्स, दूसरा नॉर्मो स्प्लेंचिक्स, मीजो स्प्लेंचिक्स और तीसरा जो माइक्रो स्प्लेंचिक्स है, ये इसमें नाम दिए थे। इसी के आधार पर ये अपन तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब तीसरा जो अपना शरीर वर्गीकरण आता है वो नकेरती क्या शरीर वर्गीकरण आएगा। यहाँ पे जो ध्यान वैज्ञानिक है वो नकेरती। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो नकेरती ने शरीर वर्गीकरण दिया था वो भी 3 प्रकार का दिया था, लेकिन इसने जो शरीर वर्गीकरण किया उसका नाम रहेगा मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर। यानी मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है इसने वजन और ऊंचाई को ध्यान में रखकर शरीर का वर्गीकरण किया है, जिसे मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं। तो पहला क्या आएगा इसमें, नकेरती ने मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर
मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर ऊंचाई और वजन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों ही शब्द, ऊंचाई और वजन को ध्यान में रखकर शरीर का वर्गीकरण किया। अब इसने तो दोस्तों नकेरेती ने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल, ध्यान रखना मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर इसने किसका ध्यान रखा, ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया। दोनों ही शब्द इसमें नकेरेती से इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अब इसने शरीर का वर्गीकरण कितने बताई, तो इसने भी शरीर के 3 वर्गीकरण बताए। उसमें से जो पहला वर्गीकरण रहेगा वो रहेगा इसमें मैक्रो स्प्लेनचिक्स, मैक्रो स्प्लेनचिक्स। अब देखिए दोस्तों जो पहला वर्गीकरण इसने दिया मैक्रो स्प्लेनचिक्स, वो ही सेल्डन का सेम टू सेम पहला वर्गीकरण रह गया। इसमें मोटा तुतला व्यक्ति, वसा का अत्यधिक जमाव, सामाजिक कार्यक्रमों में मिलनसार, हंसमुख और आनंद प्रिय व्यक्ति होता है। वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा मैक्रो स्प्लेनचिक्स व्यक्ति। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला कौन सा आएगा इसमें, अगला आएगा इसमें नॉर्मो स्प्लेनचिक्स देखिए व्यक्ति। अब नॉर्मो स्प्लेनचिक्स में इसमें वही रहेगा जो सेल्डन का दूसरा वर्गीकरण था, जिसमें अपने क्या नाम दिया था, मेजोमॉर्फिक। इसमें क्या होगा, शरीर मजबूत, शक्तिशाली और मांसपेशियों का संतुलित विकास, गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला, साहसी, निडर और कंधे चौड़े, छाती खिंची हुई और मजबूत, शांत और एकांत प्रिय नहीं रहता। वो मतलब सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला व्यक्ति होता है और नॉर्मो स्प्लेनचिक्स में श्रेणी में आएगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसने जो तीसरा वर्गीकरण बताया था वो बताया था माइक्रो स्प्लेनचिक्स, स्प्लेनचिक्स। अब देखिए दोस्तों माइक्रो स्प्लेनचिक्स क्या होता है, तो जो माइक्रो स्प्लेनचिक्स वही व्यक्ति रहेगा जो सेल्डन का तीसरा प्रकार का वर्गीकरण था, जिसे अपन एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं। मतलब इसमें दुबला पतला शरीर और गतिविधियों में सुस्त, चिड़चिड़ा, एकांत प्रिय, निराशावादी और इस प्रकार की जो श्रेणी का व्यक्ति रहता है वो माइक्रो स्प्लेनचिक्स श्रेणी का व्यक्ति रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो नकेरेती है, नकेरेती के 3 वर्गीकरण ध्यान रखना, माइक्रो स्प्लेनचिक्स, नॉर्मो स्प्लेनचिक्स और माइक्रो स्प्लेनचिक्स, यानी मैक्रो, नॉर्मो और माइक्रो स्प्लेनचिक्स। इसमें अपन ने उदाहरण दिए के लिए वही सेल्डन वाले, और दूसरा इसने जो मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर वर्गीकरण किया जिसमें ऊंचाई और वजन को इसमें ध्यान रखा गया है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके बाद में पढ़ते हैं बीन के शरीर वर्गीकरण। अपना अगला वैज्ञानिक आएगा बीन के शरीर वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो चले दोस्तों अब अपने बीन का शरीर वर्गीकरण यानी बीन के शरीर वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो दोस्तों बीन ने भी शरीर वर्गीकरण को 3 ही प्रकार में बांटा है, यानी जो हाइपो ओटोमॉर्फ, मीजो ओटोमॉर्फ और हाइपरमोटोमॉर्फ। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी वही सेम टू सेम रहेगा, यानी सेल्डन वाले ही चलेंगे। तो अपने को सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। तो बीन का पहला वर्गीकरण कौन सा रहेगा, तो बीन का पहला वर्गीकरण इसमें आता है अपना हाइपो ओटोमॉर्फ, हाइपो ओटोमॉर्फ। ये अपने को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हाइपो ओटोमॉर्फ है, इसका मतलब भी वही हुआ सेल्डन का जो पहला, यानी इसमें मोटा, तुलतला, वसा का अत्यधिक जमाव, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाला, मिलनसार, हंसमुख श्रेणी का व्यक्ति। ये जितने लक्षण आएंगे वो किस में आएंगे, वो हाइपो ओटोमॉर्फ श्रेणी में, जो बीन का पहला वर्गीकरण है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो बीन का दूसरा वर्गीकरण आएगा उसे बोलते हैं अपन मीजो ओटोमॉर्फ या नॉर्मो ओटोमॉर्फ भी बोल सकते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण कौन सा आएगा, उसे बोलेंगे अपन हाइपो ओटोमॉर्फ के बाद में मीजो ओटोमॉर्फ,
अब मीजो ऑटोमॉर्फ, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन सा आएगा, इसमें भी वही व्यक्ति आएगा जो शेल्डन के दूसरा प्रकार का वर्गीकरण है। इसमें वही मजबूत शक्तिशाली मांसपेशियां, यानी मजबूत शरीर और शक्तिशाली जो मांसपेशियां है वो गतिविधियों में भाग लेने वाला सक्रिय रूप से, और साहसी निडर व्यक्ति, चौड़े कंधे और छाती खिंची हुई, ये जो तेज चेहरे पे तेज, ये जितने भी लक्षण होते हैं वो मीजो ऑटोमॉर्फ में रहेंगे। लेकिन ये किसका वर्गीकरण है, तो ये भी इनका वर्गीकरण रहेगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तीसरा भी इनका वर्गीकरण आता है वो रहेगा दोस्तों हाइपर ऑटोमॉर्फ है। हाइपर ऑटोमॉर्फ है, ऑटोमॉर्फ। ये तीसरा वर्गीकरण है हाइपर ऑटोमॉर्फ, जिसे अपन ने क्या नाम दिया, शरीर का तीसरा वर्गीकरण भी इनका। और ये शेल्डन के तीसरे प्रकार के व्यक्ति के रहेगा, दुबला पतला शरीर, गतिविधियों में सुस्त और एकांत प्रिय, चिड़चिड़ा, निराशावादी, जितने भी लक्षण है वो हाइपर ऑटोमॉर्फ के रहेंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों तीनों वर्गीकरण भी, इनके भी नाम याद रखने हैं, हाइपर ऑटोमॉर्फ, मीजो ऑटोमॉर्फ और हाइपर ऑटोमॉर्फ, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में दोस्तों अपन जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो हल्के वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हल्के वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपना वर्गीकरण आता है वो रहेगा हल्का वर्गीकरण। जो अपना अब अगला वर्गीकरण रहेगा वो हल्का वर्गीकरण आएगा। तो दोस्तों हल ने अपने शरीर के वर्गीकरण को कितने आधार पर, तो 4 आधारों पर लिया था। उसने पहला एब्डोमिनल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा थोरेसिक और चौथा लिया था उसने जो नर्वस श्रेणी में लिया था। तो इसने भी वही फैक्ट याद रखने हैं जो एब्डोमिनल जो शेल्डन वाले थे, लेकिन इनके नाम अपने को वर्गीकरण जो वैज्ञानिकों के आधार पर याद रखने हैं। तो हल का पहला वर्गीकरण रहेगा, उसे बोलेंगे अपन एब्डोमिनल, ये अपने को ध्यान रखना है। तो पहला एब्डोमिनल वर्गीकरण ये किसने दिया, तो ये हल ने दिया। एब्डोमिनल वर्गीकरण में क्या बताया इसने, कि इसने वही बताया जो शेल्डन के पहले वर्गीकरण, जिसने अपन ने क्या नाम दिया था, जो शेल्डन का जो पहला वर्गीकरण दिया था अपन ने एंडोमॉर्फिक, उसी के आधार पर एब्डोमिनल बताया इसने। मतलब इसमें क्या बताया कि इसमें मोटा तुलतुला शरीर, वसा का अत्यधिक जमाव, वही सामाजिक कार्यक्रमों में मिलनसार हंसमुख व्यक्ति, ये जो श्रेणी बताई है ये किसके बारे में बताई, तो वो एब्डोमिनल के बारे में बताई है। दूसरा अपना जो वर्गीकरण आएगा इसके अंदर एब्डोमिनल के बाद में वो आएगा अपना, वो रहेगा एब्डोमिनल बाद के अंदर मस्कुलर श्रेणी, मस्कुलर। अब दोस्तों इसमें मस्कुलर है, मस्कुलर का मतलब भी मजबूत होता है, तो वो ही रहेगा इसके मस्कुलर। तो मस्कुलर के अंदर क्या बताया इसने कि वो क्या होता है, मजबूत होता है, उसकी शरीर मांसपेशियां मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है, सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, और निडर, साहसी, मजबूत, कंधे चौड़े और छाती खिंची हुई, चेहरे पे तेज, ये जितने भी लक्षण होते हैं वो मस्कुलर व्यक्ति के होते हैं। जो मस्कुलर शरीर ने किसने बताया, मस्कुलर, तो मस्कुलर बताया हल्के दूसरा वर्गीकरण रहेगा। तीसरा इसने जो वर्गीकरण बताया है एब्डोमिनल, मस्कुलर, और जो तीसरा वर्गीकरण बताया उसने बताया थोरेसिक श्रेणी का। तो थोरेसिक, ये अपने को ध्यान रखना है, तीसरा है वो थोरेसिक श्रेणी का है। तो थोरेसिक में इसने क्या बताया, इसने बताया कि थोरेसिक में इसमें व्यक्ति दुबला पतला, कमजोर और जो शारीरिक गतिविधियाँ है उसमें सुस्त रहता है, चिड़चिड़ापन का श्रेणी रहता है, निराशावादी व्यक्ति रहता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है, एकांत प्रिय व्यक्ति होता है। वो हल्के कौन से वर्गीकरण में आएगा, तो वो हल्के तीसरे वर्गीकरण थोरेसिक श्रेणी के अंदर आएगा। अब जो हल ने चौथा वर्गीकरण बताया उसे बताया उसने नर्वस सिस्टम। कौन सा बताया, नर्वस का मतलब क्या बताया इसने नर्वस का मतलब वो ही बताया जो इन तीनों श्रेणियों में जो नहीं आता है वो रहेगा नर्वस श्रेणी के अंदर, यानी न तो मोटा पतला मजबूत, या फिर इन्हीं श्रेणियों में से जो व्यक्ति नहीं है वो रहेगा नर्वस सिस्टम में। जो इस प्रकार दोस्तों अपन ने हल्के 4 वर्गीकरण एब्डोमिनल, मस्कुलर, थोरेसिक और नर्वस, ये चारों देख लिए। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने लगभग 4-5 वैज्ञानिकों के शरीर वर्गीकरण देख लिए, और यहीं से लगभग क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, आपको ज़्यादा फालतू इससे बाहर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो शरीर का वर्गीकरण, जो शरीर के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ बॉडी, अपने जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं। और आशा करता हूँ आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो शाम को अपने सवाल 6 बजे के लगभग चलती है उसमें भी आप जुड़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट और टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।